आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और 70 का संग्राम शुरू होता है। हरीश रावत के ट्वीट से शुरू हुई कांग्रेस की आपसी खींचतान को लेकर जो दिल्ली तक पहुंच गई। आखिरकार हाई कमान के समझाने पर यह मामला शांत करा दिया गया है। अब तय ये हुआ है कि हरीश रावत की अगुवाई में ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और चुनाव के दौरान भी हरीश रावत के जो भी निर्देश होंगे उनको मानना होगा। कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कांग्रेस की, कांग्रेस पे लुटाए जा। हमने इससे ज्यादा कुछ सीखा ही नहीं। ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पे लुटाए। हरीश रावत के ट्वीट से शुरू हुई कांग्रेस की लड़ाई दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद बाहर आए हरीश रावत का कहना है कि अब सब कुछ ठीक है। 72 घंटे से भी ज्यादा समय से कांग्रेस में चल रही लड़ाई आज दिल्ली में किसी निर्णय पर पहुंची होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन राहुल गांधी की मीटिंग में जो कुछ हुआ और हरीश रावत ने उस मीटिंग से बाहर निकलकर जो कुछ बताया, उस पूरे मामले का अध्ययन करने के बाद ऐसा लगता है कि चीजें जहां से शुरू हुई थी वहीं खड़ी हैं। हरीश रावत का ये कहना कि मैं चुनाव में लीड करूंगा और ये कहना कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद घोषित होगा, तो ये दोनों चीजें पहले से ही तय थी और ये दोनों चीजें आज भी वही है जैसा पार्टी कह रही है। हरीश रावत से जब पूछा गया कि क्या दिल्ली में आकर उनकी नाराजगी दूर हो गई है और क्या उनके ट्वीट में लिखी बातों पर पार्टी संज्ञान लेगी, तो हरदा ने इस पर घुमा फिराकर जवाब दिया। के लिए उत्तराखंड की समस्याएं नहीं है, बहुत सारी जगह ये समस्याएं आ रही होंगी, उनका समाधान निकालना पड़ेगा और उत्तराखंड में वो समाधान निकाल करके राहुल जी ने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस लोगों के और उनकी राय लेकर के, उनकी राय सबके परामर्श से एक आदेश दिया है कि भाई आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में लड़िए और सब मिलकर के लड़िए। एबीपी गंगा ने हरीश रावत से पूछा कि क्या उन्हें कांग्रेस 2022 के चुनाव में सीएम का फेज घोषित कर रही है, तो इस पर भी हरदा साफ साफ बोलने से बचते नजर आए। आप भी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, बाल की खाल नोच रहे हैं, तो बाल की खाल नोच रहे हैं, तो मैं आपका को मेरा जवाब है कि कांग्रेस का एक प्यारा प्यारा ट्रेडिशन है कि हम जब जीत के आते हैं तो प्रस्ताव करते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हमारी सामूहिक विश्वास के प्रतीक है और वो हमारा मुख्यमंत्री तय कर दे। हालांकि हरीश रावत को अब भरोसा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सीएम वही होंगे। भी सर्वे जो आ रहा है, हर सर्वे में आप सीएम की पहली पसंद है, फिर पार्टी के सामने क्या धर्म संकट है कि हरीश रावत को सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं कर रहे? आप एक बात रखिए, कांग्रेस इस सिद्धांत को जानती है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाव। देखो, मुझ जैसे लोगों की कामना कांग्रेस जीते ये है, इससे आगे का काम कांग्रेस को देखना। विरोधी दल हरीश रावत को संन्यास लेने की सलाह दे रहे थे, तो वहीं हरीश रावत ने भी राजनीतिक संन्यास के संकेत दिए थे, मगर अब हरीश रावत इस पर भी घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं। आपके संन्यास की जो कयास चल रहे थे, संन्यास के कयास, अब इन कयासों पर विराम लगा रहे हैं आप? यदि नेगेटिव चीजें जो हैं उन चीजों के खिलाफ मेरा संन्यास था, यदि पॉजिटिविटी है सब में, तो फिर संन्यास का क्या मतलब। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में मगरमच्छ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। हरीश रावत से जब इस पर सवाल किया गया तो इस पर भी हरदा ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। मगरमच्छ तो आज भी हैं। कौन है? और बल्कि इस बार ज्यादा बड़े दांतों के साथ भेजेंगे। कौन है मगरमच्छ? आप सब जानते हैं, सीबीआई ईडी मैंने लिखा है सत्ता के मगरमच्छ करके। मेरे ट्वीट को आप ठीक से पढ़िए और उसमें बिल्कुल लिखा है। अब सवाल ये है कि आखिरकार हरीश रावत मगरमच्छ किसे बोल रहे थे? सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चा है। पोस्ट लिखा गया, उसमें मगरमच्छ की बात कही गई, कहा गया कि हाथ पैर बांधे हुए हैं, माना गया कि इशारा आपकी तरफ है। काम करते वक्त मुझे लगता है काम करते वक्त तरीका अलग अलग हो सकते हैं, मैंने शुरू में कहा है, और मुझे लगता है कि वो सारी चीजें अब खत्म हो। दिल्ली दरबार में हुई मीटिंग के बाद हरीश रावत अब थोड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हाई कमान समझ गया है कि चुनाव के समय हरीश रावत की नाराजगी ठीक नहीं होगी, इसीलिए यह तय हुआ है कि हरीश रावत की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाए और हरीश रावत की सलाह से ही तमाम नेता काम करें।
चीज़ें वैसी हैं, परिस्थितियां वैसी ही हैं, सब कुछ वैसा ही है। और इस खुले आम झगड़े को आंतरिक लोकतंत्र और कांग्रेस का लोकतंत्र कहने वाली कांग्रेस को भी नहीं पता। पिछले 4 दिन के झगड़ों में कांग्रेस ने अपने चुनाव में शानदार एक टेम्पो बन गए, अपने ही टेम्पो की हवा निकाल ली है। कितना नुकसान पिछले 4 दिन में कांग्रेस को यहाँ हो गया, कांग्रेस के सूरमाओं को और उनके सिपहसालारों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है। और अगर अभी भी कांग्रेस नहीं चेती और सभी नेता एकजुट होकर आगे नहीं बढ़े तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को इनके झगड़े का फायदा होना तय है। अपने सहयोगी कैमरामैन मनबर के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो दिल्ली दरबार में कांग्रेस नेताओं की हाजिरी के बाद अब कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम चुनाव प्रचार में जाएंगे और सभी लोग उनका सहयोग करेंगे। तो कैंपेन कमेटी चीफ का मतलब ही होता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव प्रचार में जाएंगे। अलग से ये कहने का क्या मतलब, क्या रावत जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? नहीं, ये मुख्यमंत्री का चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद, जीत के बाद तय होगा। ये हमारी परंपरा रही है और कांग्रेस अध्यक्ष को ये अधिकार है कि चुने हुए विधायकों के राय लेकर वो अपने इस अधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन चुनाव में चेहरा रावत जी का आगे रहेगा। चुनाव में निश्चित रूप में रावत जी आगे रहेंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जाएंगे। संगठन के तौर पर कुछ दिक्कतें थी जिसको कि ऊपरी लेवल पर बहुत डिस्कस हुआ और अंत में माना गया कि उन्हें इस रूप में फ्री हैंड दिया जाएगा जो जहाँ पर संगठन में बदलाव चाहते हैं किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से जो है बात हुई और उसमें सभी समस्याओं का समाधान हुआ है। हरीश रावत जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं तो उनकी अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे और 2022 में जब सरकार बनेगी तो उस समय कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये भविष्य में है और मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई आपत्ति होना ना होना नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा निश्चित रूप से उस निर्णय को हम शिरोधार्य करने का काम करेंगे। अच्छा, तो उधर देहरादून में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं के 2 गुटों के बीच मारपीट तक होने लगी। बताया जा रहा है इनमें से एक गुट हरीश रावत से जुड़ा था और दूसरे लोग प्रीतम सिंह गुट से जुड़े हुए थे। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि एक नेता हरीश रावत के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, जिस पर हरीश रावत के समर्थक भिड़ गए। कांग्रेस संगठन में महामंत्री राजेंद्र शाह जब कांग्रेस भवन पहुंचे तो हरीश रावत समर्थकों ने उनसे पूछा कि वो हरीश रावत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। हरीश रावत समर्थकों का कहना है कि राजेंद्र शाह ने हरीश रावत के खिलाफ फिर अभद्र टिप्पणी की। बस इसी मामले में तूल पकड़ लिया और मारपीट होने लगी। आज राज्य मंत्री का दर्जा लेके बैठे हैं, ये क्षेत्र में उप प्रधान के भी काबिल नहीं थे। आज राज्य मंत्री का दर्जा जो हरीश रावत जी के नेतृत्व में इनको मिल रखा है, उनको इनकी पद की कोई गरिमा नहीं है, इनको कोई इनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अनाप शनाप ये कई टिप्पणियां कर चुके हैं और कई बार इनकी पिटाई भी हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में पौड़ी में भी इन पे हाथापाई हुई है। स्वाभाविक बात है, कार्यकर्ताओं में थोड़ी बातें होती रहती हैं और लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि अगर हम लोग महत्वपूर्ण पदों में हैं तो हम सबको थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए और ऐसे नाजुक वक्त में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे पार्टी का नुकसान हो। और उधर कांग्रेस की घर की लड़ाई पर भाजपा चुटकी ले रही है। भाजपा के निशाने पर हरीश रावत है। रावत जी की राजनीति हमेशा बिल्लियों वाली रही है। जैसे बिल्ली का स्वभाव होता है कि घर में कोई रहे न रहे, पूरे घर में मेरा कब्जा हो जाए, तो रावत जी उसी बिल्ली प्रजाति के राजनीतिक है। कांग्रेस की जीतने की तो बात छोड़ो, भाजपा बम्पर जीत जाएगी, क्योंकि उन्होंने ही तो कहा था तुम कर लो जो करना है, मैं आंख बंद कर लूंगा। भ्रष्टाचार की जननी का नाम है हरीश रावत। शतरंज के बड़े माहिर हैं खिलाड़ी। वो अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में, चाहे कोई पंचायत चुनाव हो, चाहे कोई विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव में, कार्यकर्ताओं को कहाँ पर क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे आपस में उलझाने का काम उनको बड़े माहिर होते हैं एक दूसरे को उलझाने में। तो उससे उलझाने से आदमी क्या आता है, जब अपने में उलझ जाता है तो फिर आदमी उसी में रह जाता है, आगे बढ़ने का उसको मौका नहीं मिलता है। बागेश्वर की कपकोट विधानसभा सीट की ये सीट अब तक बीजेपी पर ही जाती रही है, इसका कब्जा रहा है। मगर इस बार यहाँ के सियासी समीकरण क्या है, इसी पर हम बात करें। बागेश्वर की कपकोट विधानसभा सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और इस सीट से बलवंत सिंह भौर्याल विधायक हैं। 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर भगत सिंह कोश्यारी की जीत हुई थी।
कोश्यारी के सीट छोड़ने के बाद इस सीट पर 2008 में उपचुनाव कराया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी शेर सिंह गढ़िया की जीत हुई थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ललित फड़णवास को टिकट दिया, जबकि भाजपा ने बलवंत सिंह भौर्याल को मैदान में उतारा था, लेकिन ललित फड़णवास ने चुनाव जीत लिया। 2017 विधानसभा चुनाव में भी भौर्याल और ललित फड़णवास आमने सामने रहे, मगर भाजपा के बलवंत सिंह भौर्याल ने कांग्रेस के ललित फड़णवास को मात दे दी थी। बलवंत भौर्याल दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव में भी जनता भाजपा को ही आशीर्वाद देगी। सड़कों के लिए हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, राज्य सेक्टर हो, और 5 अरब रुपए के जो कार्य अभी हमारे निर्माणाधीन है, प्रत्येक गांव को सड़क देने का जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने आज पूरा किया है। उसी के साथ ही जो उनमें पुलें थी, एक करीब 50 पुलों का भी निर्माण उसमें हो रहा है। कपकोट विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ रही। राज्य गठन के बाद हुए अब तक के चुनाव में इस सीट पर भाजपा चुनाव जीतती आ रही है, मगर इस चुनाव में मौजूदा विधायक के कामों को लेकर लोगों के बीच नाराजगी है। क्षेत्र में विकास के कामों की सुस्त रफ्तार और विधायक का कमजोर जनसंपर्क भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकता है। कांग्रेस के ललित फड़णवास भी क्षेत्र में सक्रिय है। सियासी समीकरणों में इस बार आम आदमी पार्टी भी दखल देती नजर आ रही। ऐसे में आगामी चुनाव में त्रिकोणीय समीकरण भी बन सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए कपकोट से जगदीश की रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर रिजल्ट क्या थे। 2017 की आप बात करते हैं तो बलवंत सिंह भौर्याल ने कांग्रेस के ललित फड़णवास को चुनाव में मात दी थी, यानी इनकी जीत हुई थी, ये सामने आया। कपकोट सीट से विधायक बलवंत सिंह भौर्याल का दावा ये है कि उन्होंने अपने इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम कराए हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उनके दावों को खोखला बता रहे हैं। मेरे क्षेत्र में पिंडारी ग्लेशियर आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर्यटन के लिए हमने सड़कों का निर्माण किया है, पैदल ट्रैकिंग रूट वहां पर बनाए हैं, और युवाओं के लिए 8 मिनी स्टेडियम हमारे अभी निर्माणाधीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं। मेरे द्वारा अपने कार्यकाल में 2012 से लेकर 2017 के बीच में कपकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किए गए थे। बतौर उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री और आज के महामहिम जी के द्वारा भी उन क्षेत्रों में उन कार्यों की समीक्षा नहीं की गई जिन कार्यों को मेरे द्वारा 2012 से 2017 के बीच में किया गया था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि उन कामों पर ये डबल इंजन की सरकार ने मोहर लगाने का काम नहीं कर रखा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कपकोट विधानसभा सीट की जनता के बीच बड़े मुद्दे हैं कौन से। शुरुआत करते हैं। देखिए, सड़कों की बात कर लेते हैं तो इस विधानसभा सीट में सड़कों की स्थिति खस्ता हाल है, लोग परेशान हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं स्वास्थ्य सुविधाएं, इसे लेकर लोगों को परेशानी है क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। तीसरा है शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन है। चौथा रोजगार, ये भी कम है। पांचवा जंगली जानवरों से काफी नुकसान होता है इस क्षेत्र के लोगों को, फसलों को, ये परेशानी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कपकोट क्षेत्र की जनता अपने विधायक के कामकाज को लेकर क्या कह रही है। सरकार ठीक काम कर रही है, जो कुछ भी कर रही है अच्छा कर रही है। सिर्फ संदेह ही इस बात पर है कि ये 5 साल जो है एक आदमी हमारा मुख्यमंत्री नहीं रहता। ये जो है हमारी क्षेत्रीय मतलब इलाके के लिए जो है एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। विधानसभा में क्षेत्र की मांगों को उठाने के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं सिर्फ ये 5 साल नहीं बल्कि जो 20 साल हमारे उत्तराखंड के हुए हैं, इन 20 साल में कपकोट के विधायकों को 0 नंबर। तो जहाँ तक नंबर देने का सवाल है विधायक जी को, तो मैं स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में तो विधायक जी को नंबर देने की बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उनको नंबर दूं। विकास के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे फेल है, स्वास्थ्य के मामले में पूरे फेल है। रोडों का जरा उन्होंने अभी जाल बिछाने का प्रयास किया है, इसके लिए उत्तराखंड सरकार बधाई की पात्र है। मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद कपकोट विधानसभा पूरे प्रदेश के सबसे बदहाल विधानसभाओं से एक है। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर चुनाव नजदीक आते ही भाजपा और कांग्रेस के जो विधायक, पूर्व विधायक या जितने भी नेता यहाँ घूम रहे हैं, इससे भाजपा कांग्रेस को कोई लाभ होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उधर हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के मात्र शक्ति संवाद कार्यक्रम को देखा गया। इस दौरान दिल्ली के विधायक
आतिशी ने महिलाओं से बातचीत की है। दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए किए जा रहे कामकाज की जानकारी महिलाओं को दी। आज 20 साल हो गए हैं उत्तराखंड को राज्य बने, लेकिन उसके बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं महिलाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। आज स्कूल के हालात खराब हैं, आज उनके लिए कॉलेज की शिक्षा नहीं है। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद महिलाएं बच्चों को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, महिलाएं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती।